तो क्या करते हैं, कुछ रासायनिक गुणों को, क्योंकि हमने पिछली क्लास से पढ़ रखा है, बाकी के रासायनिक गुणों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इथेनॉल का अगला रासायनिक गुण है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो मैंने लिख रखा है यहां ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को रीएजेंट बोलते हैं। आपको इससे अभिक्रिया करवा के दिखानी है एथाइल अल्कोहल की। अच्छा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के फॉर्मूले को देखो, मैं बार बार लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है RMgX। आप R की जगह पर कोई भी एल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हो और X की जगह पर यूज कर सकते हो हैलोजन एलिमेंट्स में से एक। और बेटा अगर अभिक्रिया करवाएंगे, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मैंने R की जगह पर CH3Mg और X की जगह पर मैंने Cl या Br में से कोई एक यूज कर लेना था। मैंने Cl को यूज कर लिया है। देखो अभिक्रिया कैसे होगी बेटा, H अभिक्रिया कर लेगा CH3 से। अगर H CH3 से अभिक्रिया कर लेगा, पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा CH4। अब मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास जो भी बचता है उसको लिख लेते हैं। C2H5OMgCl, C2H5OMgCl। अब देखो इसका नाम तो हम पढ़ते हैं मीथेन या मेथेन, और इस कंपाउंड का नाम है एथाइल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैं इसका नाम लिखे देता हूं एथाइल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैं क्या सोचता हूं कि नाम सभी कंपाउंड के लिखते चलेंगे ज्यादातर, और जिनके नॉर्मल होंगे सबको आते होंगे उनके केवल नाम नहीं लिखेंगे। अगले रासायनिक गुण पे चलते हैं। नेक्स्ट रासायनिक गुण है, कहता है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण को एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं, और एस्टरीकरण बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में से है। तो इसको याद रखना है भैया, एस्टरीफिकेशन जो रिएक्शन आती है ये बहुत अधिक पूछी जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में से है। एस्टरीफिकेशन का एक देखो मैं बताता हूं कैसा फॉर्मूला है, उसको तैयार कर लेंगे। बाकी सारी एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन आसानी से लिखी जा सकती हैं। एस्टरीफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड पर आप रिएक्शन करवाते हो एल्कोहल की। प्रेजेंस रहती है H2SO4 की। थोड़ा सा याद रख लेना है, कभी भी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन आए, आप केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को एस्टरीफिकेशन नहीं समझ सकते। एस्टरीफिकेशन में याद क्या रखना है आपको, आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले आए और उस कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन करवा दें, बशर्ते कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन होनी चाहिए H2SO4 की प्रेजेंस में। और भी इंफॉर्मेशन मजबूत करना चाहते हो तो यहां पर बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा जा सकता है। होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का H और एल्कोहल का OH, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सबसे पहला पदार्थ बनाते हैं वाटर, और इसके बाद का जो पदार्थ बचता है उसको कहते हैं बेटा ईस्टर। तो ईस्टर बनाने की इस विधि को कहते हैं ईस्टरीफिकेशन। अब क्या है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सारे पढ़ रखे हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो। आपने अल्कोहल बहुत सारे पढ़े हैं, क्योंकि बेटा हम लोग एथाइल अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ एथाइल अल्कोहल का यूज कर लूंगा। आप मिथाइल अल्कोहल को ले सकते हो, प्रोपाइल अल्कोहल को ले सकते हो, आप किसी भी अल्कोहल को ले सकते हो। तो एस्टरीफिकेशन की ये रिएक्शन होती है। एक ही एग्जाम पेपर में अलग अलग बच्चे अलग अलग रिएक्शन लिख सकते हैं। भाई हमें फॉर्मिक एसिड से अभिक्रिया करवानी है, किसी दूसरे को एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवानी है, कराई जा सकती है। तो मैं कौन सी अभिक्रिया लिखता हूं, जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया है
जिसमें से हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा CH3COOH को लेंगे, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि बेटा इसका नाम तकरीबन सभी बच्चे जानते हैं, इसका नाम हम नहीं लिख रहे एसिटिक एसिड। और हमें रासायनिक गुण लिखने हैं एथाइल एल्कोहल के, इसलिए मैं एल्कोहल में से C2H5OH को लूंगा। तीर के निशान के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाएगा। और कंसंट्रेटेड H2SO4 की ये अपने आप में विशेषता है, ये एक निर्जली कारक है, अर्थात जल को क्या कर देता है, अलग कर देता है। और जल को अलग कैसे करेगा, यहां से H और यहां से OH को निकाल देगा। तो H और OH निकाल देगा, मैंने पहले ही बताया था वाटर अलग होगा। अब मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास जो बचता है उसको लिख लेते हैं, CH3COO C2H5, CH3COO C2H5। बेटा ये एक प्रकार का ईस्टर है, और ईस्टर में भी अगर इस ईस्टर का नाम पढ़ा जाए, अब देखो थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है, जैसे अल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, मेथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, वैसे ही ईस्टर भी कई प्रकार के हैं। ईस्टर की भी अपनी श्रेणी है। तो उन ईस्टर की श्रेणी में से इस ईस्टर का नाम क्या है, देखो कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले C2H5 का नाम पढ़ लेंगे, एथाइल, और बेटा CH3COO। ध्यान से अगर देखें, ये एसिटिक अम्ल के में से निकाला गया एसिड है, जिससे H हटा दिया गया है, क्योंकि एसिटिक अम्ल में से H को हटा दिया गया है, नाम के लास्ट में लगने वाला है एसीटेट। मैंने वैसे भी बताया था, ज़्यादातर एसिड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक, अगर उनके लास्ट से H हटा दिया जाए तो वो 8 में चेंज हो जाते हैं, अर्थात नाम के लास्ट में 8 लगा दिया जाता है। एसिटिक अम्ल में एसीटेट। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, अगली रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है HCl से क्रिया, HCl से क्रिया। बेटा HCl से रिएक्शन को लिखेंगे, बड़ी आसान रिएक्शन है। एथनॉल को ले लेंगे C2H5OH, और HCl से अभिक्रिया लिखेंगे। यहाँ किसी भी प्रकार के उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है इस रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करने की। और बेटा तरीका क्या है, ये OH H से अभिक्रिया कर लेगा। अगर OH H से अभिक्रिया कर लेता है तो जल अलग हो जाने वाला है, और बेटा बनेगा C2H5 के साथ Cl। कोई पूछेगा इस कंपाउंड का नाम क्या है, देखो इसका एक तो नाम है, C2H5 को हम पढ़ते हैं एथाइल, और Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड। बेटा इसका एक और नाम है, देखो मैंने पहले C2H5 को पढ़ा तो एथाइल, बाद में क्लोरीन को पढ़ा तो क्लोराइड। अब मैं क्या करने वाला हूं, पहले क्लोरीन को पढ़ेंगे, बाद में C2H5 को पढ़ेंगे। तो बेटा क्लोरीन के लिए क्लोरो, और बेटा C2H5 को इस बार लिखेंगे एथेन। अच्छा कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है आखिर इसका नाम क्लोरोएथेन क्यों पड़ा, मैं बता दूं। बेटा C2H6 सूत्र होता है एथेन का। अब किया क्या गया, इसी फॉर्मूले में एक चेंज कर दिया गया कि 6H में से एक H हटा दिया गया और उसकी जगह पर लगा दिया गया Cl। तो मैं क्या सोचता हूं, एथेन की जगह पर क्लोरीन लगा दिया गया, इसलिए नाम इसका हो गया क्लोरोएथेन। तो थोड़ा सा ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि इसका एक दूसरा जो नाम है वो क्लोरोएथेन है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास है, कहता है PCl3 से क्रिया। ध्यान देने वाली बात है, PCl3 की अभिक्रिया थोड़ा सा कठिन लग सकती है। अच्छा PCl3 की अभिक्रिया को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, मैं दोनों प्रकार आपके लिए लिखे देता हूं, जो भी आपको सही लगेगा उसको नोट कर लेंगे। PCl3 से अभिक्रिया करने के लिए C2H किसी भी एल्कोहल का हो, ये एथिल एल्कोहल पे डिपेंड नहीं करता, सारे एल्कोहलों का एक ही नियम है, 3 मोल लेने होंगे आपको एल्कोहल। तो मैं इस बार C2H5 के 3 मोल लिए लेता हूं, C2H5OH, 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 और बेटा अभिक्रिया करवानी है PCl3 से, तो P और 3 Cl। अब देखो बेटा थोड़ा सा याद रखते हैं इस बात को, ये P इन तीनों H से अभिक्रिया OH से अभिक्रिया कर लेगा। अगर P 3 OH से अभिक्रिया करेगा तो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं POH का होल थ्राइस, या भाई P के साथ 3 बार OH आ गया तो POH का होल थ्राइस। कैसे हुआ, 3 Cl हटाए अपने, उसकी जगह पर 3 OH जोड़ रखे हैं। या POH3 को ऐसे भी लिख सकते हो
H3PO3, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसा आपको अच्छा लगने लगे वैसा लिख लें। अच्छा, ये भी ध्यान देने वाली बात है, इस C2H5 का OH हट गया, इस C2H5 से OH निकल गया और इस C2H5 से भी OH निकल गया, तो तीनों C2H5 के OH का क्या हो गया, नुकसान। तो उस नुकसान की जगह पर तीनों को क्या दे दिया जाए, Cl। तो इस प्रकार से बनकर तैयार होगा 3 मोल C2H5Cl। अच्छा, इसका नाम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका नाम हम लोगों ने कहीं लिख रखा है, ये देखो C2H5Cl एथाइल क्लोराइड। हाँ, इसको लिख लेते हैं, ये फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला है। अच्छा, इसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे कर सकते थे, यहां पर देखते हैं। अभिक्रिया यही रहती, बशर्ते इसको लिखने का तरीका क्या रहता, C2H5 3 बार है तो हम इसको लिखते 3 C2H5OH, फिर PCl3 लिखा है तो मैंने PCl3 लिख लिया। उसी लाइन पे अभिक्रिया को कर लेते हैं कंप्लीट। कैसे होगा बेटा, POH से अभिक्रिया कर लेगा, अकेला P है, OH में 3 का गुना है तो OH है 3 बार, या फिर इसी फॉर्मूले को मैं बोल रहा था कि H3PO3 भी लिख सकते हैं, जगह आगे नहीं इसलिए मैं बाकी नीचे लिखे देता हूं कंपाउंड। देखो C2H5 भी 3 बार और यहाँ Cl भी 3 बार, दोनों में 3 को कॉमन कर लेते हो तो अंदर बचने वाला है C2H5Cl। तो ये दो प्रकार से इस रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट कराया जा सकता है। आपको जो भी विधि आसान लगती है आप उस विधि से इस रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट नंबर पे चलता हूं। अगला रासायनिक गुण है थायोनाइल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड कहते हैं इसको। क्लोराइड से क्रिया, किसी भी एल्कोहल की अगर थायोनिल क्लोराइड से विक्रिया करवानी हो तो थायोनिल क्लोराइड का संरचना सूत्र जान लेना जरूरी है। एक तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। इसके संरचना सूत्र को पढ़ें, देखो कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl। अगर ये फॉर्मूला आता है आप किसी भी एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से विक्रिया आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। चेक करें कैसे कर सकते हैं बेटा। एथेनॉल का फॉर्मूला लिखेंगे तो C2H5OH। अभिक्रिया किससे होनी है, थायोनिल क्लोराइड का मतलब SOCl2 से। देखो इस SOCl2 को लिखते कैसे हैं, Cl सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl। इस बात से मत परेशान होना कि यहाँ डबल बॉन्ड O ऊपर की ओर लगा था, यहाँ नीचे की ओर लग गया, मैंने नीचे की ओर लगा दिया, जगह मिल गई। तो अभिक्रिया देखो कैसे होनी है, पदार्थ इन दो भागों में टूट जाएगा और दो भागों में टूटेगा। सबसे पहले C2H5 के साथ Cl, C2H5 के साथ Cl। दूसरे वाले भाग पर आ जाओ, S के साथ O2। अब बेटा जगह आगे नहीं है इसलिए बाकी चीज़ों को लिखते हैं नीचे, H के साथ Cl। तो इस प्रकार से कंपोनेंट बनते हैं। अच्छा, इसमें से ये भी है, इस कंपाउंड का नाम एथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन है, ऐसा पता है आपको। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और ये है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो क्योंकि सभी पदार्थों के नाम आपको पता है, हाँ अगर कठिन लगता तो थायोनाइल क्लोराइड का ही फॉर्मूला लगता, तो उसका मैंने पहले से लिख रखा है नाम। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, एक और रासायनिक गुण पढ़ते हैं, कहता है फॉस्फोरस। पेंटाक्लोराइड से क्रिया। अच्छा, एल्कोहलों में बहुत कुछ निश्चित रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। आपने जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया यहां पढ़ रहे हो, आप मेथाइल एल्कोहल पे सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ चुके हो। और मैंने पहले भी बता रखा था कि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया याद करना या तैयारी करना तो भैया एक प्रकार के कंपाउंड पर फिर वो सारे यौगिकों में लागू हो जाएगा। जो अभिक्रिया मेथाइल एल्कोहल पर लागू होगी वही एथाइल एल्कोहल पर लागू होगी। चलेंगे फिलहाल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो बेटा एथेनॉल का सूत्र सबसे पहले लिखते हैं C2H5OH, बॉन्ड भी लगा सकते हो सिंगल। अभिक्रिया होनी है PCl5 से। देखो PCl5 को लिखते कैसे हैं,
देख लेते हैं, ज़्यादा रहेगा। ठीक बेटा, मैंने बीच में यहाँ लिख रखा है PCl3 को, Cl5 से लेकिन मैंने 3 लिखा है, एक Cl इधर लिख दिया, एक Cl इधर लिख दिया। उससे होगा क्या, कंपाउंड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक होगा तो C2H5 के साथ जुड़ जाएगा Cl। थोड़ा सा और याद रखोगे, PCl3 के साथ जुड़ जाएगा O, तो POCl3, और लास्ट में मैं क्या देखूंगा, H के साथ जुड़ जाएगा Cl, तो HCl का निर्माण होगा। इस प्रकार से बेटा इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। अगली रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं। देखो, अगली रासायनिक अभिक्रिया है क्लोरीन से क्रिया। यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में है, ध्यान रखना इसको। और इस अभिक्रिया से लास्ट में एक पदार्थ का निर्माण होता है, वो पदार्थ भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभिक्रिया को देखो कंप्लीट करवा के दिखाते हैं। सबसे पहला काम है कि आप C2H5OH को ऐसे लिख लो, CH3CH2OH। थोड़ा सा देखो लिखने के तरीके को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। Cl2 से अभिक्रिया करवाना है तो C2H5 में से डायरेक्ट C2H5 लिखोगे, थोड़ी सी कठिनाई होने वाली है। अगर उसी C2H5OH को ऐसा लिख लेंगे तो अभिक्रिया आसान हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले अभिक्रिया करवानी है Cl2 से, ध्यान से देखना इस अभिक्रिया को। बेटा ये 2H 2Cl को लेकर अलग हो जाएगा। अगर 2H 2Cl को लेकर अलग हो जाएगा तो सेकेंडरी कंपाउंड जो है या जो मुख्य यौगिक नहीं है वो है वो है 2HCl। 2H 2Cl को लेकर अलग हो गया। अब मैं देखता हूं क्या बचता है, CH3C, ये वाला H, ये O। तो बचने वाला पदार्थ है CH3CHO। बेटा CH3CHO को एसीटैल्डिहाइड बोलते हैं, और ये कंपाउंड मैं कहता हूं याद रखने लायक है। एसीटैल्डिहाइड नाम का यौगिक है, लेकिन अभी भी अभिक्रिया समाप्त नहीं होती। ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, इसका सेकंड स्टेप रिएक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फर्स्ट स्टेप रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सेकंड स्टेप को देखते हैं। बेटा अभी भी इस पर Cl2 गैस की और अभिक्रिया होगी, और इस बार Cl2 के 1 मोल नहीं बल्कि 3 मोल Cl2 से अभिक्रिया होगी। तरीका क्या है देखो मैं बताता हूं। ये तीनों H इन 3 Cl से अभिक्रिया कर लेंगे। अगर 3H 3Cl से अभिक्रिया कर लेंगे तो पहला पदार्थ बनने वाला है 3HCl। अभी भी इस बात को देखेंगे, कौन सी बात को देखेंगे कि बेटा अगर 3H 3Cl के साथ चले गए तो मैं क्या सोचता हूं, इन 3H की जगह क्या हो गई, खाली। सोचो यहां Cl कितने थे, 6 में से 3 खर्च कर लिए तुमने, बचे हुए 3Cl इन खाली H की जगह पर आकर बैठ जाएंगे। तो बनकर क्या तैयार होगा, CCl3CHO। बेटा इसका नाम है क्लोरल। तो ये फेमस एक यौगिक में से एक है क्लोरल, इसको याद रखें। इसका एक और नाम है, देखो जरा, पूरा फॉर्मूला एसीटैल्डिहाइड का है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है, H की जगह पर क्या लग गया है, Cl, और वो भी एक Cl नहीं लगा है, 3Cl। तो इसके नाम को देखो और भी लिखा जा सकता है। 3 के लिए आप लिख सकते हो ट्राई, क्योंकि क्लोरीन लगा है इसलिए क्लोरो। एक और चीज को ध्यान देंगे, बेटा ट्राई क्लोरो तो लिख लिया क्योंकि 3 क्लोरीन लगे थे। सूत्र किसका था, एसीटैल्डिहाइड का, तो लास्ट में ये लिख देते हैं एसीटैल्डिहाइड। इससे ये पता हो जाएगा कि एसीटैल्डिहाइड के सूत्र में 3 बार क्लोरीन को क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो इस प्रकार से बेटा आपके रासायनिक गुण हो गए। 1 या 2 रासायनिक गुण अभी और बचता है, इनको जल्दी से नोट कर लेते हैं, तो उन रासायनिक गुणों को पढ़ लेते हैं। बेटा अब हम लोगों को पढ़ना है एथेनॉल पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। अच्छा, एथेनॉल पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा एथेनॉल पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कभी भी पढ़ना हो, सबसे पहला काम ये कि भैया एथेनॉल के फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखें। इस प्रकार से लिखने में एथेनॉल के फॉर्मूले की रासायनिक अभिक्रिया अगर ऑक्सीकरण वाली लिख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटा ऑक्सीकरण के लिए चाहिए नवजात ऑक्सीजन। वैसे मैं एक ही स्टेप पे रिएक्शन को निपटा सकता हूं पूरा, लेकिन ऐसा काम करेंगे स्टेप वाइज पढ़ेंगे इसको।
और बेटा नवजात ऑक्सीजन अपने मन से तो कहीं मिलने वाला नहीं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन या आणविक ऑक्सीजन तो मिल जाता है, लेकिन ना तो परमाणविक ऑक्सीजन मिल पाता है आसानी से, ना नवजात ऑक्सीजन मिल पाता है। तो नवजात ऑक्सीजन को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? बहुत सारे आपके पास ऑक्सीकारक एजेंट हैं, उनमें से मैं एक ऑक्सीकारक एजेंट यहां यूज कर लेता हूं। और मैं क्या सोचता हूं, आप भी वैसे तैयार करना चाहें, अपना अच्छा नॉलेज रखना चाहें तो सारे तैयार कर लीजिए, लेकिन आप भी अगर न तैयार करना चाहें ज्यादा चीजों को तो एक ये बात याद रखें कि नवजात ऑक्सीजन को बनाया जाता है K2Cr2O7 के साथ H2SO4 को मिलाकर। पोटेशियम डाइक्रोमेट के पाउडर पर अगर सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया जाए तो दोनों ही आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाते हैं। नवजात ऑक्सीजन की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, अत्यंत क्रियाशील होता है। एक सामान्य ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी पदार्थों का ऑक्सीकरण कराता है, लेकिन सामान्य ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऑक्सीकरण कराने की क्षमता कम होती है, क्योंकि बेटा ये कम क्रियाशील होता है। अच्छा, क्रियाशील कम क्यों होता है? उसका भी रीजन है। इसमें से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, अर्थात इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण है और इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण है। दोनों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और 8 है, और जब किसी भी एटम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो रासायनिक रूप से कम अभिक्रियाएं कर पाता है, क्योंकि उसका अष्टक तो पहले से कंप्लीट है। वो रासायनिक अभिक्रियाएं करना ही नहीं चाहता। हर एटम रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों करता है? ताकि उसका अष्टक कंप्लीट हो सके, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में तो पहले से इसका अष्टक कंप्लीट है। तो ये जनरली आसानी से, शीघ्रता से, सरलता से रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं दिखाता है। तो मैं क्या करता हूं, ऑक्सीकरण के लिए ज्यादातर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं। अच्छा, इसमें से नवजात ऑक्सीजन का क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अष्टक पूर्ण नहीं है, ये अष्टक पूर्ण करना चाहता है, और अष्टक पूर्ण करने के लिए शीघ्रता से अभिक्रियाएं कर लेता है। इसलिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की अपेक्षा नवजात ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील होता है। ध्यान रखना इस बात को। हम पूछेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं नवजात को, इसमें से नवजात ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील क्यों है, अच्छा ऑक्सीकारक क्यों है? बताओगे? नवजात ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट नहीं है, तो ये अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए शीघ्रता से दूसरे पदार्थों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और क्योंकि शीघ्रता से दूसरे पदार्थों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो जाता है, इसकी क्रियाशीलता जो है वो अधिक है। और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में पहले से अष्टक कंप्लीट होता है, वो अभिक्रिया शीघ्रता से क्यों नहीं करता? कहते क्योंकि पहले उसके पुराने बॉन्ड टूटे और फिर वो नए बॉन्ड बनाएगा। पहले पुराना बॉन्ड टूटेगा, तब उसका अष्टक खत्म होगा, फिर वो नया बॉन्ड बना के अष्टक कंप्लीट करेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी कम है, काम दोनों का एक ही है ऑक्सीकरण, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं यूज करेंगे। नवजात ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील है। बेटा तरीका अगर थोड़ा सा ध्यान देखें तो ये H2O को लेके अलग हो गया। अगर H2O के लेके अलग हो गया तो भैया मैं यहां पे लिखे देता हूं H2O। मैं क्या देखता हूं, मेरे पास क्या बचता है? CH3CHO, CH3CHO। अगर आपको याद होगा जस्ट 2 मिनट पहले यहां एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी गई थी जिसमें फर्स्ट स्टेप पे यही कंपाउंड बना था एसीटैल्डिहाइड। अब बेटा अभी इसका और ऑक्सीकरण हो सकता है। ऑक्सीकरण के लिए फिर से नवजात ऑक्सीजन चाहिए, और तीर के निशान के ऊपर K2Cr2O7 और H2SO4 का सॉल्यूशन चाहिए। इस जगह एक बात याद रखने लायक, क्या बात याद रखने लायक है, मैं उस पर चर्चा करता हूं। अगर यहां पर जो आपने उत्प्रेरक यूज किया है वही उत्प्रेरक यहां पर भी यूज करें। जानते हो क्यों यूज करें? क्योंकि अगर आपने एक बार एथेनॉल पर उत्प्रेरक को डाल दिया, अब वही उत्प्रेरक काम करता रहेगा, वही ऑक्सीकरण कराता रहेगा, आपको दूसरा उत्प्रेरक डालने की आवश्यकता नहीं है, एक ही उत्प्रेरक काम करता रहेगा। तो ये जरूर ध्यान रखना, अलग अलग मत कर देना, रिएक्शन गलत मानी जाएगी। बेटा अभिक्रिया कराओगे ओ इसके साथ जोड़ देते हैं तो बनने वाला पदार्थ है CH3COOH, एसिटिक एसिड है। अब याद रखेंगे कि एसिटिक एसिड का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, यह असंभव है कि एसिटिक एसिड का ऑक्सीकरण हो जाए।
तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एसिटिक एसिड का ऑक्सीकरण संभव नहीं है। अच्छा, एक दिन ये भी बात करेंगे पदार्थ का कब ऑक्सीकरण संभव है और पदार्थ का कब ऑक्सीकरण संभव नहीं है। जैसे ये पदार्थ अगर हमको कोई दिखा दे, हम तुरंत देख के बता देंगे कि इस पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है, लेकिन इस घटना को अगर हम आज एक्सप्लेन करेंगे बेटा टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। लेकिन किसी ना किसी दिन इस बात को करेंगे कि कंपाउंड को देखकर हम कैसे जान जाएं कि अब इस पदार्थ का हम ऑक्सीकरण करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। जैसे कोई व्यक्ति मेरे सामने CO2 गैस को ले आता है, कहता है ऑक्सीकरण हो सकता है, मैं कह देता हूं नहीं हो सकता है। तो आखिर क्या ऐसे रीजन है जिससे हम इन बातों को पहचान सकें कि इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो सकता है या नहीं। तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के दिन नहीं। अभी नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं। अगला रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है Al2O3 से क्रिया। इसका बेटा एक और नाम है एल्यूमिना। Al2O3 को एल्यूमिना भी कहते हैं, एल्यूमिनियम को ऑक्साइड भी बोलते हैं। और बेटा एथाइल अल्कोहल को अब लिख सकते हैं C2H5O C2H5 सॉरी OH सिंगल बॉन्ड, फिर से एक बार और C2H5OH, तीर के निशान के ऊपर Al2O3। और याद रखिए इस बात को, जिस प्रकार से कंसंट्रेटेड H2SO4 निर्जलीकारक है, जल को अलग कर देता है, Al2O3 भी निर्जलीकारक है। और निर्जलीकरण कैसे करेगा? ये वाला H इस वाले OH के साथ मिलाकर अलग कर देगा। अगर H OH के साथ मिल गया तो बचेगा C2H5O C2H5 C2H5O C2H5। वैसे इस कंपाउंड का नाम लिख चुके हो, एथाइल ग्रुप 2 बार है तो आप लिख लोगे डाई एथाइल, और क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है नाम के लास्ट को खत्म करेंगे ईथर के साथ। तो इस प्रकार से बेटा इसका नाम लिखा जा सकता है डाई एथाइल ईथर। याद रखने वाली बात है, ये जो डाई एथाइल ईथर है ये बेहोशी की दवा है। लास्ट में अभी क्या करेंगे, जब एथनॉल के उपयोग लिख रहे होंगे तो एथनॉल का एक उपयोग ये भी लिखेंगे कि हम इस एथनॉल से डाई एथिल ईथर बना सकते हैं, जो कि बेहोशी के लिए यूज में आने वाली दवा है। एक और रासायनिक गुण पर बेटा चलते हैं। अगला रासायनिक गुण है, कहता है कॉपर से क्रिया। बेटा एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ऐसे लिख लेते हैं CH3CH2OH, और अभिक्रिया करवाते हैं कॉपर से। और बेटा जैसे कॉपर से अभिक्रिया कराओगे ये H इस OH को लेके अलग हो जाएगा, बना डालेगा H2O। और बेटा अगर H2O बना डालेगा तो बचेगा यहां CH2 यहां CH2 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 दोनों के बीच बॉन्ड देखा जाए तो डबल बॉन्ड आएगा। नाम कोई पूछेगा तो बेटा पहला नाम तो इसका ऐसे लिख सकते हो कि एथ कार्बन 2 के लिए, डबल बॉन्ड के लिए नाम के लास्ट में ईन, तो पहला नाम तो इसका एथीन और दूसरा नाम है एथाइलिन। देखो इसका भी तैयार रखना। एथाइलिन या एथिलीन का काम है कच्चे फलों को पकाने के लिए। तो अगर कभी कोई व्यक्ति पूछेगा कि एथनॉल का उपयोग बताओ, हम क्या बताएंगे? एथनॉल से हम क्या बना सकते हैं? एथाइलिन गैस। और ये एथाइलिन गैस क्या करती है? कच्चे फलों को पकाती है। तो इस बात को याद रखोगे। एक बात और याद रखोगे, इधर देखो, अगर कभी ये ध्यान रखो इस बात को, अगर कंपाउंड में किसी रिएक्शन में एल्कोहल वगैरह को ले लिया जाए और तीर के निशान के ऊपर कॉपर रख दिया जाए तो हमेशा इसमें से अभिक्रिया में किसको अलग कर देना है? जल को। ध्यान रखो इसको, सॉरी गलत हो गया, इसमें से अलग कर देना है हमेशा आपको कॉपर की उपस्थिति में हाइड्रोजन को। थोड़ा सा बेटा इसको सही कर लीजिएगा, हमेशा ऐसी कंडीशन पर हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। और अभिक्रिया में बेटा यहां भी सुधार करेंगे थोड़ा सा। कैसे अलग करेंगे हाइड्रोजन गैस को? इसको थोड़ा सा देखेंगे, ये H2 अलग हो जाएगा। अगर H2 अलग हो जाएगा तो बचेगा CH3CHO CH3CHO एसीटैल्डिहाइड। और बेटा क्योंकि हमने अभिक्रिया में थोड़ी सी गलती कर दी है, नाम को भैया सही करेंगे। इसका नाम एसीटैल्डिहाइड है। देखो ये बनकर तैयार हुआ था। अब हम उस पर चलते हैं। कॉपर अगर कभी लिखा होगा हम हाइड्रोजन को हमेशा अलग करेंगे और इस अभिक्रिया का नाम देंगे
विहाइड्रोजनीकरण। दूसरी बात, ये पहली बात याद रखना है। सेकंड नंबर क्या याद रखना है, अगर तीर के निशान के ऊपर एल्कोहलिक KOH लिखा हो, एल्कोहलिक KOH, तो आपको हमेशा अलग कर देना है HX को। ध्यान रखना, H का मतलब हाइड्रोजन, X का मतलब हेलोजन एलिमेंट को, इसको अलग कर देना है। और नाम इस अभिक्रिया का कहलाएगा विहाइड्रो हेलोजनीकरण। यह उत्प्रेरक पर बेस्ड बात है। कॉपर लिखा होगा तो हाइड्रोजन अलग करोगे तो अभिक्रिया का नाम विहाइड्रोजनीकरण। एल्कोहलिक KOH अगर अभिक्रिया पर लिखकर आ जाता है कभी, तो आपको किसको अलग करना है, HX को, और अभिक्रिया का नाम होगा विहाइड्रो हेलोजनीकरण। एक तीसरे नंबर पर याद रखोगे, अगर तीर के निशान के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख के आ जाता है, आप अलग करोगे जल को, और इस घटना में अभिक्रिया को कहोगे क्या, निर्जलीकरण। तो इन तीन चीजों को याद रख लेना है। उत्प्रेरक के बेसिस पर रासायनिक अभिक्रिया ऐसे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर की उपस्थिति आ जाए, आपको कौन सी गैस अलग कर देनी है, हाइड्रोजन। ढूंढो, हाइड्रोजन अलग कर दो। अभिक्रिया का नाम क्या है, विहाइड्रोजनीकरण। कभी भी एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस आ जाती है, इस अभिक्रिया को कहते हैं विहाइड्रो हेलोजनीकरण। अलग कौन होगा, HX। X का मतलब FCl-Bri में से जो होगा वो अलग हो जाएगा। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख देता है तो आपको जल अलग कर देना है, और इस अभिक्रिया का नाम होगा निर्जलीकरण। तो ये तीन अभिक्रियाओं में से याद रखना। कॉपर वाली थी तो मैंने यहां बता दिया आपको। अभी क्या है, लास्ट नंबर चलते हैं, और अभिक्रिया को पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे। अंतिम रासायनिक गुण है, कहता है CaOCl2 से क्रिया, या इसको विरंजक चूर्ण भी कह सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हो, के साथ अभिक्रिया। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रियाओं में से एक है। मैं क्या मानता हूं, पिछला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, उस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया। लिखना तुमको कैसे है मैं बताऊं। आप इधर लिख दोगे C2H5OH, और इधर की तरफ लिख देना है CaOCl2 का जलीय विलयन, और बेटा तीर के निशान के उधर लिख देना है CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म। अभी देखना, ये रिएक्शन आपको लिख करके आनी है। अब मैं देखो इस रिएक्शन से जुड़े फैक्ट बता दूं। अगर आपको ये रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने में कठिनाई हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, और आप इस अभिक्रिया को समझना ही चाहते हो, तो भैया एक काम कर लेना, अपना मोबाइल उठाना और उस मोबाइल में लिख कर डाल देना क्लोरोफॉर्म बाय विजय सर। आप जैसे ही क्लोरोफॉर्म को ढूंढोगे, क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में इस रासायनिक अभिक्रिया को एक्सप्लेन करके 3 या 4 लाइनों में बताया गया है। और अगर इस जगह पर आप इस अभिक्रिया को ऐसे ही तैयार कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इसको एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ना चाहते हो कि सर पूरी अभिक्रिया को हम नहीं समझ पाए, तो बेटा उसके लिए 4 लाइनों की आवश्यकता होती है, और उस क्लास में वो 4 लाइनों को एक्सपेंड करके रासायनिक अभिक्रिया को पूरी तरह से समझाया गया है। तो एक तो ऐसे लिख लोगे, या एक्सप्लेन में पढ़ना चाहते हो तो मैंने बताया ऐसा सर्च कर लोगे, तुरंत आपको मिल जाएगा। इसको जल्दी से नोट करते हैं। 2 चीजें और पढ़ते हैं, एक तो उपयोग और दूसरा पढ़ते हैं हम एथेनॉल की पहचान कैसे करें, परीक्षण कैसे करें। जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। अगला नंबर लिखा है एथाइल अल्कोहल के उपयोग। अच्छा, एथाइल अल्कोहल के बहुत सारे उपयोग हैं, उनमें से कम से कम 2 उपयोग तैयार रखने हैं। पहला उपयोग क्या लिखा है, कहता है अनेक कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। कोई भी कार्बनिक यौगिक आपको मिल जाए, उसका एक उपयोग लिखा जा सकता है कि यह अन्य कार्बनिक यौगिकों को बना सकता है। कार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों को बनाना आसान होता है, पहली चीज। दूसरा कहता है CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म बनाने में, और क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है, बेहोशी लाने की दवा बनाने में। एक और है डाईएथिल ईथर बनाने में, यही बेटा बेहोशी लाने की दवा है पुराने समय में।
क्लोरोफॉर्म और डाई एथिल ईथर के मिश्रण का प्रयोग चिकित्सालयों में मरीजों को बेहोश करने के लिए किया जाता रहा है, और उस समय के टाइम पर 70% क्लोरोफॉर्म और 30% डाई एथिल ईथर के मिश्रण का प्रयोग करते थे। इन दोनों पदार्थों को मिला देते थे और फिर उससे मरीजों को बेहोश किया जाता था। लेकिन क्या है कि अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अवेलेबल हैं बेहोशी लाने के लिए, तो अब तो ये लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि केवल इन दोनों पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनसे बेहोशी लाई जाती है, लेकिन ऐसा किया जाता रहा है प्रयोग। अगला नंबर लिखा है, कहता है शराब के निर्माण में बिल्कुल एथेनॉल में से शराब तो बनता ही है, और मैंने बताया भी था कि सर्वाधिक एथेनॉल 57.1% यूज किया जा सकता है अगर आप सबसे हाई अमाउंट एल्कोहल वाली शराब बनाते हो तो। किसी भी शराब में 57.1% से अधिक एल्कोहल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लास्ट नंबर पे लिखा है सिरका बनाने में एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल बनता है, और आप जानते हैं आपके सिरके में, आपके घर के सिरके में एसिटिक एसिड तो होता है। और एक बात याद रखने लायक है, आपके घर में एसिटिक एसिड मात्र 7% से लेकर 10% के बीच होता है, बाकी 90% से लेकर 93% जल होता है, उसमें से केवल 7 से 10% एसिटिक एसिड होता है, और वही सिरके को इतना खट्टा बना देता है। तो अगर याद रख सकते हो, ये बात भी याद रखने लायक है। अभी नेक्स्ट नंबर पे क्या पढ़ेंगे कि अगर हमको एथेनॉल को भर के दे दिया जाए एक बर्तन में, पात्र में, टेस्ट ट्यूब में, हम एथेनॉल की पहचान कैसे करेंगे। भाई क्या है कि एल्कोहल अगर ज्यादातर देखोगे देखने में एक जैसे होंगे, महक में भी लगभग एक जैसे होंगे, और आप दो ही इफेक्ट को दूर से पहचान सकते हो, या तो देखकर या तो सूंघ कर। लेकिन अगर आपको कई केमिकल एक जैसे देखने में लग रहे हैं तो उनमें से एल्कोहल में से एथेनॉल का परीक्षण कैसे करोगे, इस बात पर चर्चा करते हैं। तो एथेनॉल के कई सारे परीक्षण हैं, आप कम से कम 2 परीक्षण तो तैयार ही रखें। मैं लिखे देता हूं, देखो सबसे पहले पहला परीक्षण, एथेनॉल के साथ किसको मिलाने पर, सोडियम को मिलाने पर। कहता है बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है या हाइड्रोजन गैस निकलती है। पहली बात ये याद रखना है, अगर आपके पास एथेनॉल है उस पर सोडियम धातु के टुकड़ों को जैसे ही डालोगे बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और आप तुरंत समझ जाएंगे कि दिया गया पदार्थ कौन सा है, एथेनॉल है। पहला परीक्षण ये हो गया। दूसरा परीक्षण, यदि एथेनॉल में K2Cr2O7 और H2SO4 को मिला दिया जाए। देखो सेकेंड परीक्षण कैसे कर सकते हो, आपको एथेनॉल लेना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 को मिला देना है। मिला देने से अगर विशिष्ट गंध आती है, विशेष प्रकार की गंध आती है, विशिष्ट गंध आती है, तो भी आप तुरंत समझ जाओगे कि जो भी पदार्थ हमको दिया गया था वो था एथेनॉल। हाँ, कोई ये पूछ सकता है विशिष्ट गंध किसकी हो सकती है, उसको बताओ। या तो विशिष्ट गंध एसीटैल्डिहाइड की होगी, या फिर वो विशिष्ट गंध जो होगी वो एसिटिक एसिड की होगी। तो एसिटिक एसिड की गंध तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी आएगी। तो अगर विशेष प्रकार की गंध प्राप्त होती है तो भी मैं समझ जाऊंगा कि एथेनॉल ही दिया गया था हमको। ध्यान रखना है, एथेनॉल के द्वितीय परीक्षण में एथेनॉल में क्या क्या मिलाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4। एक विशेष प्रकार की गंध प्राप्त होगी। कोई पूछेगा अगर कि विशेष प्रकार की गंध प्राप्त हो रही कौन सा पदार्थ बन सकता है, तो आप बताओगे एसीटैल्डिहाइड, और या फिर क्या पदार्थ बना है, CH3COOH। दोनों की ही विशेष प्रकार की गंध होती है। सिरका कभी सूंघ कर देखो, अजीब प्रकार की महक आती है। एक और बात को याद रखेंगे, कोई तीसरा इस एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट अपने कोर्स में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक्सपेरिमेंट है, याद रखना। देखो इसको, अगर आप एथेनॉल में आयोडीन का क्षारीय विलयन डाल देते हो, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ध्यान रखना। अगर आप एथेनॉल में आयोडीन का क्षारीय विलयन डाल देते हो, ऐसी सिचुएशन पर
आपको पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। हाँ, कोई ये पूछ सकता है कि वो पीले रंग का अवक्षेप किस पदार्थ का होगा? आप बताओगे आयोडोफॉर्म। वो पीले रंग का अवक्षेप किसका होगा? आयोडोफॉर्म का। और भी थोड़ा सा इसमें से आगे इंफॉर्मेशन बढ़ा लेते हैं। आयोडोफॉर्म का सूत्र होगा CHI3। हाँ, और इस पूरे परीक्षण को आयोडोफॉर्म परीक्षण नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, कभी ऐसा भी आ जाए आयोडोफॉर्म परीक्षण किसके लिए किया जाता है, आप तुरंत बताओगे एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल की पहचान के लिए आयोडोफॉर्म परीक्षण किया जाता है। कैसे करते हैं? एथेनॉल में आयोडीन के क्षारीय विलयन को डाल दिया जाता है। कैसे कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है? पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। वो अवक्षेप किस पदार्थ का होता है? आयोडोफॉर्म का। फॉर्मूला क्या होता है? CHI3। और ये भी बात मैं लास्ट में लिख दूं, इस परीक्षण का नाम क्या है? आयोडोफॉर्म परीक्षण। तो देखो, इस परीक्षण का नाम आयोडोफॉर्म, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला परीक्षण है आयोडोफॉर्म परीक्षण। तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे। एक और परीक्षण है जिससे आप तुरंत पहचान लोगे कि आपको जो पदार्थ दिया गया है वो एथेनॉल ही है। क्या परीक्षण है? अगर आप एसिटिक अम्ल को एथेनॉल के सॉल्यूशन पर मिलाओगे तो बेटा आपको फलों के जैसी गंध प्राप्त होगी। और थोड़ा सा कुछ बूंदे H2SO4 की डाल दोगे, फलों जैसी गंध प्राप्त होगी। जैसे ही आप एसिटिक अम्ल में एथेनॉल को मिलाओगे और थोड़ी सी 2-4 बूंदे H2SO4 डालोगे, फलों की जैसी गंध आने लगेगी। और ये फलों की जैसी गंध तब आएगी जब आप इसको क्या करोगे? गर्म। जैसे ही फलों की जैसी गंध आने लगे, आप समझ जाइए कि आपने एसिटिक अम्ल के साथ एथेनॉल को मिलाया था। थोड़ी सी बात पूछ लेता है, फलों की जैसी गंध किस पदार्थ की है? तो फलों की जैसी गंध है ईस्टर की। इसकी अभिक्रिया भी लिख चुके हो तुम लोग। और ईस्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा? CH3COOC2H5। तो इतनी बात तुम लोगों को याद रख लेना है। तो ये उपयोग हो गए और ये वाला हो गया बेटा इसके 4 परीक्षण। वैसे हालांकि उपयोग में मुझसे 1 या 2 नंबर छूट गया है जिसको हम लोगों को शायद पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपने निश्चित उपयोग पढ़ रखे हैं 5, बहुत है इतने उपयोग। बाकी क्या मुझसे छूट गया है कि एथेनॉल का प्रयोग सबसे पहले तो दवाओं के निर्माण में है। जितने भी कफ सिरप आते हैं, कफ सिरप का मतलब जानते हो, खांसी के सिरप, उन पे बेटा एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। एक और चीज को मैं इसमें यूज करूं, दर्द निवारक सिरप में भी एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक की सामग्रियों को बनाते समय भी एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन की जितनी भी वस्तुएं बनती हैं, ज्यादातर वस्तुएं एथेनॉल की बनाई जाती हैं। सेंट एथेनॉल के बनाए जाते हैं, परफ्यूम एथेनॉल के बनाए जाते हैं, बिकॉज ऑफ ये बॉडी पर पड़कर ह्यूमन बॉडी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसा उपयोग मेरे से छूट गया है, लेकिन क्या है कि क्योंकि 5 उपयोग हम लोग लिख चुके हैं, आप चाहे ना तो लिख सकते हो आगे सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में, दवाओं के निर्माण में, और एक लिख सकते हो कि ये सेंट वगैरह या परफ्यूम वगैरह के निर्माण में। तो इतनी सारी चीज़ों को लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने एथाइल को कंप्लीट कर लिया है। बाकी के लिए मिलेंगे या आगे की पढ़ाई के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।